सोनपुर गांव में सोनिया अपनी सास कमला के साथ रहती थी। वो दोनों बेहद ही गरीब थीं। उनके पास राधा नाम की एक गाय थी जो दिन में 2 बार सुबह शाम दूध देती थी। उस गाय का दूध बेचकर ही उन दोनों का गुजर बसर हो पाता था। सोनपुर गांव में लगभग सभी ने नए जमाने को देखते हुए अपने पक्के घर बनवा लिए थे, लेकिन बेचारी गरीब सास बहू किसी तरह अपने पुराने और कच्चे घर में ही जीवन काट रही थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था और चारों ओर ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। एक शाम कमला अपनी बहू से, बहू, अरे ओ बहू, देख तो जरा, शायद दरवाजा खुला रह गया। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ जी, कितनी बार तो ये किवाड़ लगा दिया, लेकिन हवा का रुख तेज है जिस वजह से वो अपने आप ही खुल जा रहा है। हाँ, क्या करें बहू, हमारे नसीब ही ऐसे हैं। ये घर और इसके दरवाजे खिड़कियां इतनी पुरानी और टूटी फूटी हैं कि इसमें से ठंड रुकेगी भी तो कहाँ तक। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं ये किवाड़ ढककर इसमें अंदर की तरफ से बड़ा सा पत्थर लगा देती हूँ, जिससे थोड़ी हवा कम हो जाएगी। सास बहू के घर की हालत पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, मगर जिन बेचारियों के पास अपने मन मुताबिक खाने पीने और ओढ़ने पहनने तक के पैसे ना हो, वो घर कैसे जुटाएंगी। जैसे तैसे सोनिया ने जुगाड़ करके वो दरवाजा बंद किया और खा पी कर सो गई। उनकी आंख लगे अभी कुछ घंटे हुए थे कि उनकी गाय ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। हाय रे मरजानी, राधा को क्या हो गया जो आधी रात को चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब कर रही है। अरे ओ बहू, उठकर देख तो क्या चाहिए इस राधा को। सोनिया उठकर देखती है तो बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, अपना घर कभी भी ढह सकता है, चलिए अपनी जान बचाइए। दोनों जल्दी से बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं, तभी उनका घर ढह जाता है। हे राम, एकमात्र ये छत ही तो हम दोनों का सहारा थी, अब हम कहाँ जाएंगी। तू इतना निर्दयी क्यों है भगवान। एक तो हमारे सर पर छत नहीं और ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। दोनों सास बहू सारी रात राधा के साथ गौशाला की उस खुली झोपड़ी के नीचे खड़े होकर गुजारती हैं। सुबह होते ही सोनिया मिट्टी के ढेर के नीचे दबे अपने सामान को बटोरती है। माँ जी, जरूरत का कुछ सामान तो मुझे मिल गया है, लेकिन अब हमें रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। कल की रात तो हमने जैसे तैसे जाड़े में काट ली, लेकिन अब और नहीं काट सकते। तू चिंता मत कर बहू, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार लाती हूँ। कम से कम एक बार पक्का घर बनेगा तो हर साल रोना तो नहीं पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कल रात तूफान में हमारा घर ढह गया, पक्का घर बनवाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझ गरीब की दुआएं आपको लगेंगी। दुआओं का क्या मैं अचार डालूंगा हैं? मैं बिना मुनाफे के कोई सौदा नहीं करता, समझे। पहले तुम्हें अपनी कोई चीज गिरवी रखनी होगी, तभी मैं तुम्हें पैसे उधार दे पाऊंगा। लेकिन मुझ गरीब के पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना झूठ बोलती हो तुम कमला। तुम्हारे पास तो हीरे के रूप में तुम्हारी जवान बहू है, उसे तू मेरे पास गिरवी रख दे। जब तू मेरा पैसा लौटा देगी तब उसे ले जाना। नीच कमीने, तेरी सोच कितनी घटिया है। अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सौदागर नहीं। एक गरीब के लिए उसकी इज्जत ही जीवन भर की जमा पूंजी होती है। फिर कमला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे आता देख सोनिया उससे पूछती है, अरे माँ जी, आ गई आप? क्या हुआ, सेठ जी ने पैसे दे दिए क्या? कमला उसको सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर सोनिया को बड़ा धक्का लगता है और वो कहती है, आज भी दुनिया में ऐसे भेड़िए बैठे हैं माँ जी, जो गरीब बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दूध खरीदने वाले ग्राहकों ने हमें दूध के पैसे दे दिए, लेकिन बहू, इतने कम पैसों में पक्का घर नहीं बन सकता। अभी वो दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ सेठ अपने कुछ लोगों के साथ पहुँच जाता है और कहता है, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी ये जमीन अब मेरी है। तुम्हारे पति ने इस जमीन को मेरे पास गिरवी रखा था, लेकिन वो उसको छुड़वाए बिना ही मर गया, इसलिए अब इस जमीन पर मेरा कब्जा है। चलो अब निकलो यहाँ से। बेचारी दोनों सास बहू दुखी मन से वहाँ से अपने सामान की पोटली उठाकर चल पड़ती हैं। साथ ही राधा को भी अपने साथ ले लेती हैं। रोते रोते दोनों नदी किनारे पहुँच जाती हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहू कि क्या करे। पहले तो सर से छत गई थी, लेकिन अब तो जमीन भी चली गई और हमारे पास तो और कोई जमीन भी नहीं है जहाँ हम अपना घर बना पाए। अब फिक्र मत कीजिए माँ जी, कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। फिर राधा को प्यास लगती है तो वो जोर जोर से रंभाने लगती है।
सोनिया उसको नदी की ओर पानी पिलाने ले जाती है। तभी रोते हुए सोनिया के आंसू नदी में गिर जाते हैं। उसके आंसू नदी में मिलते ही वहां नदी देवी प्रकट होती है, जो उनसे कहती है, तुम दोनों फिक्र मत करो बच्चों, अगर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो इस नदी पर तुम घर बना सकती हो। नदी पर घर? लेकिन यह कैसे मुमकिन है नदी देवी? सब कुछ मुमकिन है पुत्री। तुम मेरी इस नदी पर अपना घर बनाकर ताउम्र यहाँ रह सकती हो। तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा और इस नदी पर स्वयं मेरी कृपा है तो यहाँ बाढ़ या भूकंप कुछ भी नहीं आ सकता। इस नदी में तुम दोनों आराम से जा सकती हो। तुम्हारी नदी पर बने घर में कोई भी आ जा सकता है, लेकिन तुम दोनों के अलावा और कोई इस नदी पर अपना घर नहीं बना सकता। ये कहकर नदी देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी देवी। सोनिया और कमला राधा के साथ बड़े आराम से उस नदी के ऊपर चलने लगती हैं। वो ये देखकर हैरान थी कि वो डूब नहीं रही थी और बिल्कुल धरती की भांति ही उन्हें नदी पर चलने का एहसास हो रहा था। बहू, घर बनाने के लिए जगह तो हमें मिल गई, लेकिन हम घर बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आप परेशान मत होइए माँ जी, हमारा घर जरूर बनेगा, और वो भी बिना पैसों के। जब मैं छोटी थी तब मेरे नाना फूस, मिट्टी और गोबर से घर बनाते थे, तो बस अब हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे। इसके बाद दोनों ने सामान इकट्ठा किया और घर बनाने में जुट गए। घर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 खंभों की नींव रखनी होगी माँ जी। ठीक है बहू। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाती हुई 4 बांस के खंभे नदी पर खड़ा कर देती हैं। शुक्र है नींव खड़ी हो गई। अब इसके बाद हमें तिनकों से घरौंदा तैयार करना है। भूखी प्यासी थकी हारी सास बहू सब कुछ भूलकर अपने लिए घर तैयार कर रही थी और आखिरकार दोनों सास बहू ने फूस की झोपड़ी तैयार कर ही ली। फिर रात हो गई। चलो बहू, फूस की झोपड़ी तो तैयार हो गई, अब इस पर गोबर की पुताई कल करेंगे। ठीक है माँ जी, अब आज रात हम इसी फूस की झोपड़ी में सोते हैं। कम से कम कल रात की तरह खुले में रहकर ठंड में तो नहीं रहना पड़ेगा। वो दोनों चादर बिछाकर लेट जाती हैं और राधा को भी अपने साथ उस झोपड़ी के अंदर कर लेती हैं। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो बाहर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। माँ जी, अब मैं जल्दी से गहरी मिट्टी और गोबर का घोल बनाती हूँ। सोनिया ने जल्दी से घोल बनाया और उस गाढ़े लेप को फूस की झोपड़ी पर लगाना शुरू किया। फिर उनका घर बनकर तैयार हो गया। वो दोनों राधा के लिए भी एक कमरा बना देती हैं। नदी में बने उनके गोबर के घर को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उनका घर सभी को बहुत पसंद आया और कुछ ग्वाले उनके पास आए और कहने लगे, सोनिया बहू, तुम्हारा घर सबको बहुत पसंद आया। हम तो कई सालों से ग्वाले रहे हैं, लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि गोबर का घर भी बन सकता है। हाँ, हम सब चाहते हैं कि तुम हमारी गायों के लिए भी ऐसा ही घर बनाकर तैयार करो, और इसके लिए हम तुम्हें प्रत्येक गौशाला घर बनाने के 12,000 रुपए देंगे। दोनों सास बहू इसके लिए हामी भर देती हैं। कई दिन बीत जाने के बाद, ये देखिए माँ जी, आज गायों के बसेरे के लिए गोबर घर बनाकर हमने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। हाँ बहू, हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि इस तरह गोबर का घर बनाकर हमारे ऊपर जो बरसों की गरीबी का अंधेरा छाया हुआ है वो छट जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी हाथ में बैग लिए एक पढ़ी लिखी मैडम उनके पास आती है और कहती है, नमस्ते, क्या नदी में गोबर का घर बनाने वाली सास बहू आप ही हैं? जी कहिए मैडम, आप कौन है मैडम? मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मुझे यहाँ सरकार ने भेजा है। आपकी नदी में गोबर घर बनाने के आइडिया के लिए सरकार ने आपको पूरे 10 लाख का इनाम दिया है। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और लोगों को अपनी पुरानी संस्कृति से जोड़ने के लिए आपकी जो ये पहल है, उससे हमारी सरकार बहुत खुश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। इतनी बड़ी रकम देखकर सास बहू खुशी से झूम उठती हैं। बेशक ही उनकी गरीबी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रहने के लिए अपने गोबर घर को ही चुनती हैं, क्योंकि जो परिवर्तन गरीब के लिए खुशियां ला दे वो हमेशा उनके लिए खास रहता है।